अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो लेक्चर में 9th क्लास न्यू केमिस्ट्री चैप्टर 2 की एक्सरसाइज के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए अपने इस लेक्चर का आगाज करते हैं। सवाल नंबर 1 है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। यानी कि जो हाइड्रोजन एटम है उसके स्ट्रक्चर को, उसकी साख को आपने एक्सप्लेन करना है। तो इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हम पहले स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम को ड्रा करते हैं, बाद में इसकी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। तो देखें, हाइड्रोजन एटम जो हम आम तौर पे पढ़ते हैं वो प्रोटियम होता है, और प्रोटियम का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका मास नंबर 1 होता है। और जब इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होगा और न्यूक्लियस के गिर्द शेल होगा और उस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। हमने इस स्ट्रक्चर को यूज करना है और इस स्ट्रक्चर को यूज करके इस सवाल का जवाब देना है। तो देखें, हाइड्रोजन एटम इज द सिंपलेस्ट एटम। ये सादा तरीन एटम है, और ये सादा तरीन एटम इसलिए है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और इसका मास नंबर भी 1 है। दूसरी बात, इट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। तो देखें, इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है। तीसरी बात, एंड 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इट। और इस न्यूक्लियस के गिर्द शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। द न्यूक्लियस विच कंटेन्स द प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। वो न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन है, इस न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ऑब्वियस बात है कि प्रोटॉन एक है तो प्रोटॉन की प्रेजेंस की वजह से न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। वाइल द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सिंस हाइड्रोजन हैज नो न्यूट्रॉन्स, चूंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, इट्स मास इज एंटायरली ड्यू टू प्रोटॉन। इसका सारे का सारा जो मास है वो डिपेंड कर रहा है प्रोटॉन पे। देखिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हमने स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन किया है, उसमें सिर्फ 2 से 3 बातें पढ़ी हैं कि हाइड्रोजन सिंपलेस्ट एटम है। सिंपलेस्ट क्यों है? क्योंकि इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और न्यूक्लियस के गिर्द शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। जो प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है। और जो आप प्रोटॉन है, प्रोटॉन को पॉजिटिवली चार्ज बोल रहे हो और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिवली चार्ज बोल रहे हो। और तीसरी बात कि न्यूक्लियस में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है, तो सारे का सारा जो हाइड्रोजन एटम का मास है वो डिपेंड कर रहा है प्रोटॉन पे। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज द थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन द आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स बाय अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप। यानी कि जो थ्योरी है एटॉमिक स्ट्रक्चर की, वो किस तरह से वजाहत देती है एटम्स की आयोनाइजेशन की बाय अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप। इस सवाल का जवाब आपको बुक से मिलेगा और बुक के पेज नंबर 26 पे मिलेगा। 26 पेज पे देखें, ये पैराग्राफ की सूरत में जवाब है, आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स बाय रेडियोएक्टिव सोर्स। इस सारे पैराग्राफ को आपने इस सवाल के जवाब में लिखना है। अगर आप लोगों को इस में समझने में कोई परेशानी या मुश्किल आ रही है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जाके देखें, वहां पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन इसकी मिल जाएगी। बहरहाल अभी आप लोगों ने नोट कर लेना है, सेकंड क्वेश्चन का जवाब आयोनाइजेशन ऑफ एटम्स बाय रेडियोएक्टिव सोर्स, ये सवाल का जवाब है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज रेडियोएक्टिविटी? रेडियोएक्टिविटी क्या है? एक्सप्लेन एनी 3 एप्लीकेशंस ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। और 3 एप्लीकेशंस बताएं रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स की। पहले तो रेडियोएक्टिविटी को आपने डिफाइन करना है, उसके बाद 3 एप्लीकेशंस लिखनी है रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स की। इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा पेज नंबर 25 पे। पेज नंबर 25, और इसमें स्टार्ट से पढ़ें। The isotope of the same element do not have same physical properties. Several isotopes of the same element exist whose nuclei are unstable. They emit excess energy in the form of radiation. This process of emission of radiation is called radioactivity. यानी कि कुछ एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं जिनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं, वो एनर्जी खारिज करते हैं रेडिएशंस की सूरत में। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को पढ़ सकते हैं, वहां से आप इस लेक्चर को सुन सकते हैं। 3 एप्लीकेशंस बतानी है, वो एप्लीकेशंस आपको यहां से मिलेंगी।
पहली एप्लीकेशन है रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूजफुल इन मेडिकल इमेजिंग। ये एक एप्लीकेशन है, मेडिकल इमेजिंग के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज करते हैं। दूसरी एप्लीकेशन अगले पेज से मिलेगी, रेडियो कार्बन डेटिंग इज अ मेथड फॉर फाइंडिंग आउट द एज ऑफ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स containing organic material with the help of radioactive isotope of carbon 614। ये दूसरी एप्लीकेशन है कि रेडियो कार्बन डेटिंग से हम हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जिनमें कार्बन मौजूद है उनकी एज को मालूम कर सकते हैं। तीसरी एप्लीकेशन है रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूज्ड टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स। मेटल की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये तीन एप्लीकेशंस हैं और ये आप बुक से कर सकते हैं पेज नंबर 25 और 26 से। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हमारी किताब में इसका आंसर नहीं है, बहरहाल इसका फॉर्मूला दिया गया है, आपने पहले स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ना है, उसके बाद जो हमें रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस हैं उनको हमने करना है। तो देखें, फाइंड आउट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मरकरी। आपने रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना है और वो किस एलिमेंट का करना है? मरकरी का। मरकरी का स्टूडेंट सिंबल होता है Hg, तो आपने रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना है मरकरी का। जो फाइंड करना उसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, आपको डाटा गिवन है, डाटा में आपको आइसोटोप गिवन है और उनकी रिलेटिव अबंडेंस गिवन है, उनकी परसेंटेज अबंडेंस गिवन है और आपने रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करना है या एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करना है। तो देखो, आपको गिवन है 7 आइसोटोप्स मरकरी के। जो पहला आइसोटोप है इसका जो मास है उसे रिप्रेजेंट कर दें M1 से, और जो पहले आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस है उसे कह दें P1। तो ये बन गया M1P1। दूसरा जो आइसोटोप मरकरी का है उसका मास 198 है, उसके मास को रिप्रेजेंट कर दें M2 से, और दूसरा जो आइसोटोप है उसकी रिलेटिव अबंडेंस को बोल दें P2। तो ये बन गया P2। थर्ड जो आइसोटोप है उसका मास गिवन है 201, तो ये बन गया जी आपके पास M3, और 13.22 इसकी रिलेटिव अबंडेंस है, ये बन गया जी P3। उसके बाद जो फोर्थ आइसोटोप है उसका मास 204 है, तो ये बन गया M4, और इसकी अबंडेंस जो है ये बन गई P4। उसके बाद जो पांचवा आइसोटोप है उसका मास 199 गिवन है, तो वो बन गया M5, और इसकी जो रिलेटिव अबंडेंस है 16.34, ये बन गई P5। उसके बाद आपके पास जो छठा आइसोटोप है उसका मास 200 है, तो वो बन गया M6, और जो इसकी रिलेटिव अबंडेंस है उसे कहेंगे P6। उसके बाद जो आपके पास सातवां आइसोटोप है उसका जो मास गिवन है 202, ये बन गया M7, और जो आपको रिलेटिव अबंडेंस गिवन है वो है P7। तो देखें, आपको ये 7 आइसोटोप्स हैं, उनके मास गिवन है और उनकी रिलेटिव अबंडेंस या परसेंटेज अबंडेंस जो है ये आइसोटोपिक अबंडेंस गिवन है। आपने फाइंड क्या करना है? रिलेटिव एटॉमिक मास को। रिलेटिव एटॉमिक मास को फाइंड करने का पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए, फिर फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल लेंगे। देखें, टोटल हमारे पास जो आइसोटोप्स हैं वो 7 हैं। 7 आइसोटोप के मासेस 7 हैं, M1 से लेके M7 तक, और 7 आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस 7 है, P1 से लेके P7 तक। आपने पहले आइसोटोप के मास को उसकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस उसमें क्या करेंगे? दूसरा आइसोटोप उसके मास को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी रिलेटिव अबंडेंस से, प्लस तीसरे आइसोटोप के मास को तीसरे आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस चौथे आइसोटोप के मास को चौथे आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस पांचवें आइसोटोप के मास को पांचवें आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर प्लस करेंगे उसमें छठे आइसोटोप के मास मल्टीप्लाई बाय छठे आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस को, प्लस उसमें लास्ट पे हम सातवां जो आइसोटोप है उसके मास को मल्टीप्लाई करेंगे सातवें आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस के साथ और डिवाइड कर देंगे 100 पे। तो देखें, वही फॉर्मूला मैंने लिखा है, M1P1 प्लस M2P2 प्लस M3P3 प्लस M4P4 प्लस M5P5 प्लस M6P6 प्लस M7P7 डिवाइडेड बाय 100। ये देखिए जरा, M1 की जगह उसकी वैल्यू लगा दी है 196, मल्टीप्लाई P1 की जगह उसकी वैल्यू लगा दी है 0.0146, प्लस M2 की जगह 198 लगाया है, और जो P2 है P2 उसकी जगह लगाया है रिलेटिव अबंडेंस की वैल्यू को 10.02 को, और M3 की जगह 201 लगाया है और P3 की जगह 13.22 को लगाया है, M4 की जगह 204
और P4 की जगह 6.85 प्लस M5 की जगह 199 और P5 की जगह 16.34 प्लस M6 की जगह 200 और P6 की जगह 23.13 प्लस M7 की जगह 202 और P7 की जगह 29.80 डिवाइड कर देंगे 100 पे। जब ये सारी कैलकुलेशन हम करेंगे, आप लोगों ने इसे कैलकुलेट करना है। आपने इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, प्लस ये इसका जवाब जो होगा उसे राइट करना है, प्लस ये जो दो फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करके इसका जवाब लिखेंगे। यानी कि इसी तरह से आपके पास 7 क्वांटिटीज आ जाएंगी, उनको आप ऐड करेंगे और फाइनली जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा जी 19938। ये देखिए, ये मैंने किया हुआ है कैलकुलेट ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है, प्लस इन दोनों को 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 मल्टीप्लाई करना है और लास्ट पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और सबको ऐड कर देना है। जब सबको ऐड करेंगे ना तो हमारे पास आंसर आएगा 19938.7016, ठीक है, डिवाइड बाय 100 ये वाला। जब इसको डिवाइड करेंगे ना 100 पे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास का, वो आ जाएगा 199.387016। और ये आंसर किसका आया है? रिलेटिव एटॉमिक मास का। रिलेटिव एटॉमिक मास आपने किसका फाइंड किया है? मरकरी का। तो देखें आपके पास जो रिलेटिव एटॉमिक मास आया है वो आया है 199.387016, ठीक है। 38 इसे राउंड ऑफ करके भी आप लिख सकते हो, 39 बना सकते हो, इसके बाद ना भी लिखें तो चलेगा। 199.39 यानी कि ये जो 7 आइसोटोप्स हैं इनका जो एवरेज मास है वो 199.39 है या 199.387016 है। इस तरह से रिलेटिव एटॉमिक मास आप लोगों ने फाइंड कर लिया है। इसके बाद जो है ये लास्ट पे हमारे पास इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस रह गए हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।